नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एमपीजीके में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये एमपीजीके का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है और इनके अगर सोर्स की बात करें तो अधिकांश प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित हैं, तो उन्हीं को यहाँ शामिल किया गया है। तो आप उन्हें रिवाइज के तौर पर देख सकते हैं और साथ में ही प्रैक्टिस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, जहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला रीवा संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि रीवा संभाग के 3 जिले, यानी कि रीवा स्वयं एक जिला है, दूसरा सीधी है, तीसरा सतना है। तो सीधी से एक और जिला डिवाइड होता है जिसका नाम सिंगरौली है। तो सीधी और सिंगरौली 2 जिले ये हो गए। तो 2 ये जिले हैं, सीधी है, सिंगरौली है। ठीक है। सतना से आप याद रखेंगे, सतना से एक नया जिला बना है जो आप सभी जानते हैं, मैयर। तो ये भी इसी संभाग में शामिल किया गया है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और तीसरा जिला है रीवा, जिसका रीवा से एक नया जिला बना है, ये मऊगंज। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, सीधी, सिंगरौली, सतना से मैयर, रीवा से मऊगंज। ये तीनों ही जिले अगर आप याद रखेंगे तो ये 6 जिले कंप्लीट याद हो जाएंगे। तो कुल 6 जिले हैं, लेकिन इन 6 जिलों में ये नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मैयर, मऊगंज और पन्ना और सतना। तो ये जो है पन्ना इसमें शामिल नहीं है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार किस नाम से जाना जाता है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को अगर हम मुख्य रूप से देखें तो आप याद रखेंगे कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई है। ठीक है। 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। इसका जो पूर्वी भाग है ये पूर्वी भाग होगा। ठीक है। अमरकंटक की साइड में ये पूर्वी भाग है, बीच में एक मध्य भाग है, 3 रूपों में है तो मध्य भाग है, और फिर पश्चिमी विस्तार है या पश्चिमी भाग है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ये 3 भागों में डिवाइड है। पश्चिमी जो भाग है उसे राजपीपला की श्रेणियों के नाम से जानते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। राजपीपला जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है, तो ये याद रखना है। और मध्य भाग को महादेव श्रेणी के नाम से जानते हैं, या फिर आमतौर पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी कह देते हैं। तो महादेव पे ही आप जानते हैं कि धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये स्थित है। पूर्वी जो विस्तार है सतपुड़ा का उसे कहते हैं मेकाल पर्वत या मेकाल श्रेणी। ये जो है अर्धचंद्राकार रूप में कुछ इस प्रकार है, जैसे ये अगर आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है तो इसका विस्तार कुछ इस प्रकार है। ठीक है। तो मेकाल है, मेकाल का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसे अमरकंटक नाम दिया गया है, तो आप जानते हैं। इसी मेकाल पर्वत श्रेणी से 3 नदियाँ, मुख्य रूप से 3 नदियाँ, एक है नर्मदा, दूसरी है सोन, तीसरी है जोहिला। ठीक है। तो ये 3 नदियाँ एक ही स्थल से निकलती हैं, यानी कि अमरकंटक से। तो ये जो है विस्तार आपसे कई बार पूछा जाता है, इसे आप तरीके से याद रखेंगे। और ये जो है यहाँ से कई प्रश्न बने हैं आज तक। तो इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि ये जो पश्चिमी विस्तार है इसे राजपीपला श्रेणी के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, सोनार, गुदेन और चंद्रावल ये किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए आजकल नदियों से जब भी प्रश्न बनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक पूछे जाते हैं। आप याद रखेंगे कई बार इनकी सहायक नदियों को लेकर के प्रश्न बनता है, क्योंकि सहायक नदियां काफ़ी कम प्रचलित होती हैं, इस वजह से ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि सोनार, गुदेन और चंद्रावल ये केन नदी की सहायक नदियां हैं, तो राइट आंसर इसका वी होगा। लेकिन आप केन नदी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। केन नदी वास्तव में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है जो कटनी से है। ठीक है। कैमूर पहाड़ी कटनी से ये जो है निकलती है, और याद रखेंगे कि ये यमुना नदी में जाकर के
मिलती है और कहाँ पर मिलती है ये आपको याद रखना है। तो यूपी के उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सांख्य सागर की अगर हम बात करें तो ये शिवपुरी में स्थित है, बिल्कुल सही है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव नेशनल पार्क, यानी कि इसी नेशनल पार्क में ये सांख्य सागर झील आपको देखने को मिलेगी। मुंज सागर झील की अगर हम बात करें तो ये धार के मांडू में स्थित है, ठीक है, और राजा मुंज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। लाखा बंजारा झील की अगर हम बात करें तो लाखा बंजारा झील ये सागर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ये तीनों फैक्ट बिल्कुल सही हैं, सही सुमेलित हैं। लेकिन अगर हम बात करें शाहपुरा झील की तो ये इंदौर में स्थित नहीं है। इंदौर में यशवंत सागर है तथा कुछ अन्य झीलें भी स्थित हैं, लेकिन शाहपुरा झील यहाँ स्थित नहीं है। अब याद आपको ये रखना है कि एक तो है शाहपुरा झील, शाहपुरा झील, ठीक है। शाहपुरा के बाद में आपको याद रखना है अपर झील, ठीक है, अपर झील, लोअर झील, ये दोनों वास्तव में एक दूसरे से नज़दीक हैं या एक ही रूप में हैं। और साथ में मनीषा झील, ये भी याद रखना है, मनीषा झील। अब ये सभी झीलें हैं, ये सभी झीलें जो है, ये सभी झीलें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। आप सभी जानते हैं भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस जिले को मक्का जिला कहा जाता है? मक्का जिला या कॉर्न सिटी, ठीक है, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कॉर्न सिटी किसे कहते हैं। तो आप याद रखेंगे मंदसौर, आप सभी जानते हैं कि मंदसौर जो है अपनी अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे अफीम जिला कहते हैं। पन्ना की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं इस प्रश्न को, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि ये आंवला की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो आंवला जिला पन्ना है। शहडोल वास्तव में अपने यूरेनियम की खदान के लिए काफ़ी प्रचलित है, तो इसे यूरेनियम जिला कहा जाता है, आप ये याद रखेंगे। अब बचा आपका छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा को मक्का जिला या मक्का या कॉर्न सिटी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को दो पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटती है? एक कोई ऐसी समवृष्टि रेखा है, यानी कि समान वर्षा करने वाली रेखा, जो मध्य प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर देती है, एक तरफ पूर्वी भाग, एक तरफ पश्चिमी भाग। तो ऐसे प्रश्न ये ऑड प्रश्न होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो हम इनमें सरल या कठिन जैसे भी समझें, लेकिन ये गलती कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, यानी कि 60 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा है, जो मध्य प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर देती है, एक तरफ पूर्वी भाग है और एक तरफ पश्चिमी भाग है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है, और अगर पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की तरफ बढ़ेंगे तो माफ कीजिएगा, पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा होती है, और जब पश्चिमी भाग की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वर्षा कम होती जाती है। और 60 सेंटीमीटर वर्षा वाली एक ऐसी रेखा है कि यहाँ से वर्षा बहुत जल्दी से जो है कम होती है। अगला प्रश्न है, कमला नेहरू प्राणी उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? कमला नेहरू प्राणी उद्यान अच्छा प्रश्न है, पिछली बार ये एमपी पुलिस में पूछा गया था। ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में स्थित है, तो राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगध वंश का शासन था? देखिए, मगध या मेघ वंश आप याद रखेंगे, कई बार एग्जामिनर मगध या मेघ वंश लिख के रखता है, तो मेघ वंश या फिर मगध वंश, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ये वास्तव में किस क्षेत्र पर शासन करते थे? तो इनके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये वास्तव में बघेलखंड के शासक थे, यानी कि यहाँ इसका शासन था, ठीक है। तो इन्होंने शासन बघेलखंड में किया है, आप याद रखेंगे। साथ में आपको याद रखेंगे इनके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं बांधवगढ़ में, तो आप इससे भी याद रखेंगे कि बघेलखंड क्षेत्र में है, तो बांधवगढ़ में जो है इनके प्रारंभिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो बांधवगढ़। और साथ में ही याद रखना है कि बांधवगढ़ जो है इनकी प्रारंभिक राजधानी भी रही है, तो आप ये भी फैक्ट याद रखेंगे कि इनकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इनकी प्रारंभिक राजधानी जो है बांधवगढ़ रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ शासकों के नाम आप याद रख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कई बार आपको शासकों के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा शासक किसका नहीं है या किस वंश से संबंधित नहीं है। तो भीमसेन इनके मुख्य शासक थे, मद्रमग्ध थे, मद्रमग्ध जो है ये भी रहे हैं, और साथ में ही शिव
जो शिव मग हैं, ये भी इनके प्रमुख शासक हैं। तो ये 3 जो हैं प्रमुख शासक हैं। आप याद रखेंगे कि बघेलखंड में इनका शासन था, बांधवगढ़ इनकी प्रारंभिक राजधानी रही और बांधवगढ़ में ही इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? देखिए, आप याद रखेंगे कि जो भोपाल रियासत थी, इनकी प्रथम शासिका गौहर बेगम को माना जाता है। गौहर बेगम को माना जाता है, आप याद रखेंगे गौहर बेगम। चूंकि गौहर बेगम को, ठीक है, ये इनका उपनाम था, यानी कि इन्हें वास्तव में कुदसिया बेगम के नाम से जाना जाता था। तो कुदसिया बेगम को एक अन्य नाम क्या है, गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है कि जब भोपाल में ये प्रथम जो शासिका थीं, इन्होंने कुछ निर्माण भी कराए भोपाल में। जैसे एक है भोपाल की जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद आप याद रखेंगे कि जो जामा मस्जिद है भोपाल की, इन्हीं के द्वारा निर्मित की गई थी। मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद है। गौहर बेगम यानी कि अपने ही नाम से इन्होंने गौहर महल का निर्माण करवाया। तो आप इनकी कुछ निर्मित इमारतों के बारे में जरूर समझेंगे, याद रखेंगे। तो भोपाल की प्रथम जो शासिका थी कुदसिया बेगम, इनका उपनाम गौहर बेगम, जिन्होंने निर्माण जो करवाया जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, गौहर महल। अगला प्रश्न है, रामखेरिया किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? देखिए, कई बार होता क्या है कि ये जो है छोटे मोटे जो क्षेत्र होते हैं जहां से कोई प्रमुख खनिज प्राप्त होता है, एग्जामिनर वहां से प्रश्न जरूर पूछ लेता है। आप याद रखेंगे हीरा के बारे में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो हीरा होगा, यानी कि ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखेंगे कि हीरा के लिए कुछ अन्य क्षेत्र जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। एक तो आप याद रखेंगे रामखेरिया, ठीक है, रामखेरिया। साथ में ही आप याद रखेंगे रामखेरिया के बाद में एक और गांव है या एक और क्षेत्र है हिनौता, ठीक है, हिनौता। और तीसरा है मझगमा, ठीक है, मझगमा की खदान तो आपने सुनी भी होगी, मझगमा। अब आपको ये भी याद रखना है ये कहाँ पर स्थित है। कई बार आपको जिला पूछ लिया जाता है। तो जो रामखेरिया है ये पन्ना में है, हिनौता ये भी पन्ना में है, मझगमा ये सतना जिले में है। ये तीनों ही क्षेत्र जो है हीरे के खदान के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली जिले में स्थित है? देखिए, ये ताप विद्युत केंद्र आपसे कई बार जोड़े में पूछ लिए जाते हैं, कई बार सिंगल भी पूछे जाते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इंपोर्टेंट भी हैं। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र की अगर हम बात करें तो ये छतरपुर के बरेठी में स्थित है। तो आप याद रखेंगे छतरपुर जिला और बरेठी, ठीक है, छतरपुर के बरेठी में। बात करें संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की, तो ये बिरसिंहपुर उमरिया जिले में, उमरिया जिले के बिरसिंहपुर नामक स्थान पर ये स्थित है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे सतपुड़ा जो है बैतूल के सारड़ी में स्थित है, बैतूल जिले में स्थित है, यानी कि बैतूल जिले के सारड़ी नामक स्थान पर ये सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। विंध्याचल की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे कि विंध्याचल जो ताप विद्युत केंद्र है ये वास्तव में सिंगरौली में स्थित है, सिंगरौली के बेड़न में स्थित है। आप सभी जानते हैं सिंगरौली को जो है ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगर आप देखें और सही से समझें तो आप पाएंगे कि ये वास्तव में 25 प्रश्न हैं, लेकिन आपको अगर प्रश्नों की बात की जाए तो 100 से अधिक प्रश्न इसमें से तैयार हो जाएंगे। तो आप सही से याद रखेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, साथ में ही PDF से 1-2 बार पढ़ लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे याद करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये जो है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में चिरदरियाँ बनाई जाती हैं? देखिए, यहाँ 3 फैक्ट आपको याद रखने होंगे। एक है चिरदरियाँ, ठीक है, एक है चिरदरियाँ, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। और आपने एक और दरी के नाम पूछा होगा, सुना होगा, जो कई बार प्रश्न भी बन चुका है, पुंजा दरियाँ, ठीक है, पुंजा दरियाँ, चिरदरियाँ। और साथ में ही एक होती हैं ज्यामितीय आकृति वाली दरियाँ, ज्यामितीय आकृति वाली दरियाँ। तो ये जो है 3 प्रकार की दरियाँ मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पूछी भी जाती हैं। चिरदरियों की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से संबंधित हैं। और अगर पुंजा दरियों की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि अलीराजपुर के जो जोवट है, जोवट में ये काफ़ी प्रचलित हैं। और यहाँ
इन्हें बनाने वाला समुदाय भील समुदाय है। तो ये भीलों के द्वारा बनाई जाती हैं, आप ये याद रखेंगे। ज्यामितीय आकृति वाली जो दरियाँ हैं ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से संबंधित हैं, यानी कि यहाँ इनका निर्माण काफ़ी होता है। तो अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो आप समझ गए होंगे कि चिरदरियाँ मध्य प्रदेश के सतना जिले में निर्मित होती हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, जबलपुर से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र करमवीर, इनके प्रथम संपादक कौन थे? करमवीर की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे करमवीर के बारे में, ये मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आप समझ गए होंगे प्रश्न से कि ये जो है जबलपुर से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ, यानी कि 1920 में ये प्रारंभ हुआ। इसके प्रथम जो संपादक हैं ये पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे इनके जो प्रथम संपादक थे इनका नाम था माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो है इनके प्रारंभिक संपादक रहे हैं, यानी कि करमवीर के प्रथम संपादक रहे हैं। तो राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है, नटनागर शोध संस्थान ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नटनागर शोध संस्थान की बात करें तो ये मंदसौर के सीतामऊ नामक स्थान पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर डी है, लेकिन साथ में ही कई बार ऑप्शन में आपको मंदसौर न देते हुए सीतामऊ दे देता है, तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म की जनसंख्या लगभग कितनी है? आप सभी जानते हैं कि 10 साल में ये काउंटिंग होती है, 11 से 21 में होनी थी लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है और इसके डेटा भी अपने पास नहीं है। इस वजह से 2011 की जनगणना के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जब तक कि 2021 की जनगणना ओपन नहीं हो जाती, यानी कि उसका सर्वे हो करके और ये कंप्लीट रिपोर्ट ना आ जाए तब तक। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और आप याद रखेंगे कि हिंदू धर्म की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में लगभग 90% हिंदू रहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ए है। कुछ फैक्ट जो आप याद रख सकते हैं, अगर हिंदू की बात की जाए तो हिंदुओं की संख्या जो है मध्य प्रदेश में लगभग 90 और 0.89, यानी कि इतनी लगभग जो है याद आप रख सकते हैं कि 90% है। अगर हम मुस्लिम धर्म के लोगों की बात करें मध्य प्रदेश में तो ये दूसरे नंबर पर है धर्म के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर लगभग 6.57% जो है यहाँ पर ये मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। तीसरे जो स्थान है ये ईसाइयों का है, ईसाई धर्म में भी मतलब 0.29% लगभग इतने लोग रहते हैं। तो ये जो है तीनों का आप क्रम याद रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेटेस्ट है, इसलिए ये आपसे पूछी जा सकती है। तो राइट आंसर है ए, यानी कि 28 अगस्त 2023 में जो है मध्य प्रदेश में राज्य नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आप सभी जानते हैं कि केंद्र में जो नीति आयोग है उसी के जो अकॉर्डिंग राज्य भी अपने अपने नीति आयोग बनाते हैं। तो इस हिसाब से ये जो स्थापना 28 अगस्त 2023 को हुई थी। साथ में आपको कुछ और फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे 10 फरवरी 2020 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का जो है गठन 10 फरवरी 2020 को हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है। साथ में ही आप याद रखेंगे कि जो 24 अक्टूबर 1972 की डेट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वास्तव में राज्य योजना बोर्ड, ठीक है, राज्य योजना बोर्ड का गठन ये 24 अक्टूबर 1972 को हुआ था मध्य प्रदेश में। साथ में ही आप इस डेट को भी याद रखेंगे, क्योंकि ये डेट मैंने जानबूझ के ऐसी रखी है ताकि आपके 4 प्रश्न कम से कम तैयार हो जाएं। तो 21 सितंबर 2007 को राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था। अब ये 4 फैक्ट थे जो आप याद रख सकते हैं, यानी कि 24 अक्टूबर 1972 को बना राज्य योजना बोर्ड, फिर उसके बाद में 21 सितंबर 2007 को बना राज्य योजना आयोग और 10 फरवरी 2020 को बना मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग का गठन हुआ सम्मिलित रूप से, और यहाँ सिंगल रूप से 28 अगस्त 2023 को नीति आयोग बना। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद के तहत बाटिक प्रिंट को किस जिले से शामिल किया गया है? देखिए, मेरा प्रयास है कि आपके जो भी जिले हैं और जितने भी एक जिला एक उत्पाद के तहत जो भी प्रोडक्ट हैं उन सभी को हम एक प्रश्न के माध्यम से धीरे धीरे अपनी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इन्हें याद रखेंगे
एक जिला एक उत्पाद के तहत अगर हम बाटिक प्रिंट की बात करें तो ये उज्जैन से है, यानी कि उज्जैन से शामिल किया गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न था, तो राइट आंसर डी है। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि श्योपुर में जो है अमरूद को श्योपुर से शामिल किया गया है। और अगर हम दमोह की बात करेंगे तो दमोह से जो है चना, यानी कि चना को दमोह से शामिल किया गया है। दतिया से गुड़ को शामिल किया गया है। तो आप इन चारों फैक्टों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, ये कई बार प्रश्न बनता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा जो है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। कब हुआ था? तो आपको डेट सहित याद रखना है कि 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। कई बार आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि ये जो है इसके प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे कि बी है, 22 अगस्त 2005 प्रथम सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में आदिवर्त जनजाति संग्रहालय जो है ये खजुराहो में स्थित है। राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, जल बिहारी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो जल बिहारी की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है ये मेला आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर ये सी है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये मेला वास्तव में दशहरा से लेकर के दीपावली तक चलता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट अपना ज़रूर दिया करें। साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है, बधाई ये क्या है? पूछा है बधाई क्या है। तो बधाई की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे कि किसी विवाह या किसी शुभ अवसर पर बुंदेलखंड के निवासी जो है, बुंदेलखंड के पुरुष, विशेष करके पुरुष, ये महिलाओं के भेष में एक लोक नृत्य करते हैं, तो उसे बधाई नाम दिया गया है। आप याद रखेंगे कि बधाई वास्तव में बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है जिसमें पुरुष महिला के भेष में जो है नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नवतोरण मंदिर किस देवता को समर्पित है? देखिए, जब ये प्रश्न पटवारी एग्जाम में पूछा गया था तो कई लोगों ने इसको गलत कर दिया था। इसका कारण था कि नव जब लिखा है तो लोग सोचते हैं कि ये माँ दुर्गा के लिए समर्पित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वास्तव में नवतोरण मंदिर ये भगवान शिव के लिए समर्पित है, यानी कि इसका राइट आंसर डी है। आप सभी ने अगर सुना हो या देखा हो तो आप याद रखेंगे कि ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है जो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप समझ गए होंगे, डी है। अगला प्रश्न है, एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी? तो एकलव्य जो पुरस्कार है ये वास्तव में मध्य प्रदेश में जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश के जूनियर वर्ग के जो प्लेयर हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें अगर राशि की हम बात करें तो कई बार राशि पूछ ली जाती है, तो अब जो है 1 लाख रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। अगर हम बात करें स्थापना की तो ये 1996 में हुई थी। राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो तात्या टोपे आप याद रखेंगे, साथ में ही आप याद रखेंगे ऐशबाग स्टेडियम, और एक और है बाबे अली स्टेडियम, बाबे अली, या फिर ऐसे लिखा मिल सकता है बाब-ए अली, ठीक है, स्टेडियम। ये तीनों ही स्टेडियम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हैं। तो राइट आंसर इसका बी है। आज का अंतिम प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न है। ये मैंने करंट अफेयर्स से जोड़ा है और मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने पिछले कई एग्जामों में देखे हैं। हॉकी से संबंधित पूछा था, तो हो सकता है कि आपके ये क्रिकेट से भी पूछ ले। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता भारतीय टीम में मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी रिजर्व प्लेयर के रूप में शामिल किया गया था? देखिए, आप जानते हैं कि 15 खिलाड़ी जो हैं ये मुख्य खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में 4 खिलाड़ी जो है रिजर्व प्लेयर भी रखे जाते हैं, ताकि अगर 15 में से किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो 4 में से किसी एक को ले लें। तो मध्य प्रदेश में वास्तव में 15 जो खिलाड़ी थे उनमें से तो किसी को शामिल नहीं किया गया, लेकिन 4 जो खिलाड़ी थे रिजर्व प्लेयर थे, उनमें से एक प्लेयर जो है आवेश खान थे। आवेश खान वास्तव में इंदौर से हैं,
तो ये आपको याद रखना है। आवेश खान मध्य प्रदेश से शामिल होने वाले रिजर्व प्लेयर थे, ये भी याद रखना है। बाकी के खलील अहमद, रिंकू सिंह, आवेश खान और शुभमन गिल, ये 4 प्लेयर जो है इस क्रिकेट में, इस मतलब टीम में रिजर्व प्लेयर के तौर पर शामिल थे। आप सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया है, तो भारत जो है इसका विश्व विजेता है और ये जो है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता था। तो आप ये भी याद रखेंगे, यानी कि 7 रन से इसको हराया था। काफ़ी अच्छा हुआ जो भी हुआ। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ये यहाँ पर समाप्त होती है। और आप याद रखेंगे कि हमारी 2-3 जो जीके की श्रृंखला हैं, एक तो आपके रेलवे से जीके जो है वहाँ चलती है, साथ में ही एमपी, और अब मेरा तीसरा एक और टारगेट है जिस पर अभी काम चल रहा है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति यूपी में अगर कोई एग्जाम देने जाएं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब हमारी शुरुआत उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर के है। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जिस पे अभी काम चल रहा है, मेरे हिसाब से लगभग 5 से 6 दिन में आपको वह वीडियो कंप्लीट मिलना शुरू हो जाएंगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।